फिर हमारी सबसे पहली माइनर टेस्ट आई तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सब लोग ने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। मैं भी ये सोच के गया था कि कैसे भी करके अपन 650 का टारगेट रखते हैं। तो पहली माइनर टेस्ट तो आप सबको पता ही है कि इजी होती है, तो मैं वही देने गया था। पेपर हुआ, सब अटेम्प्ट किया, शांति से सब अटेम्प्ट किया क्योंकि इजी पेपर था तो आराम से हो भी जाता है, तो टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पेपर खत्म हुआ तब मुझे लगा वैसे पेपर तो अच्छा गया है, 650 जितने तो आ ही जाएंगे। तो मैं घर गया और मैंने आंसर की मैच की तो मुझे पता लगा कि मेरे 705 मार्क्स हुए। तो इट वॉज टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कर्मा पटेल है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। करंटली मेरी एज 18 है। मेरी नीट यूजी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 83 है विद 700 आउट ऑफ 720 मार्क्स। और मेरी और मतलब क्रेडेंशियल्स में KVPY SX में मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 थी। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2020 में मेरे 94.8% थे और PCB में नियरली 98% थे। और ये जो मेरा नीट का अटेम्प्ट था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब मैंने कोई भी ड्रॉप नहीं लिया था। तो थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट मेडिकल मैं आप सबको मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा मतलब कैसी जर्नी थी वो सब शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई भरूच से की थी। मतलब 10th तक मेरा कोई भी ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम्स, ओलंपियाड में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब वही नॉर्मल मतलब RMO या IQ ISO वो सब एग्जाम दी थी, पर इतने अच्छे रैंक्स नहीं थे। तो 10th तक तो मेन जो भी पढ़ाई होती थी वो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ही होती थी, और वही मेरे बोर्ड्स में उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे परसेंटेज आ गए थे, 97.4% CBSE में। तो मतलब जब 10th के एंडिंग तक पहुंच रहे थे हम, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि 10th तक तो ठीक है, बोर्ड में फोकस करके काम चल जाएगा, पर 11th-12th में आके मुझे मतलब अपनी सॉलिड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो तभी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एंट्रेंस टेस्ट होते, आकाश के लिए एनथे और LN के लिए टैलेंटेक्स, वो दोनों दिए थे। तो आकाश में मुझे 100% स्कॉलरशिप थी और LN में मतलब कम थी शायद, मतलब आकाश की फीस शायद 30,000 जैसी हो रही थी और रजिस्ट्रेशन और वो सब गिन के, और LN की करीब 60-70,000 जैसी हो रही थी। तो मैंने बाकी सबके रिव्यूज लिए और वो सब के हिसाब से फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं LN में एडमिशन लूँगा। तो उसी के साथ मैं अपने 11th में LN अहमदाबाद में एडमिशन लिया और अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब कोचिंग डेज और इनिशियल कैसे सब हुआ उसकी बात करें तो अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो जो फर्स्ट वीक होता है वो सब वही एंटिसिपेशन में चला गया था कि क्या होगा, कैसे बच्चे होंगे। सबने सुना ही होता है कि कोचिंग के बच्चे तो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, सब पहले से पढ़ा हुआ होता है, 9th-10th में उन्होंने सब पढ़ लिया होता है। ये सब सोच के मैं भी गया था। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जैसे ही घुसे थे तो पहले दिन ही नोटिस बोर्ड पे जो लीडर का या फिर एंथुस का मेजर टेस्ट का रिजल्ट लगा हुआ था, वहाँ के टॉपर के करीब 660 मार्क्स थे। तो मैंने अपने फ्रेंड को वही बोला था कि ये लोग कोचिंग के टेस्ट में भी 660 मार्क्स ला रहे फाइनल स्टेज में, तो ये तो पता नहीं ऑल इंडिया टेस्ट मतलब जो फाइनल नीट होगा उसमें कितने मार्क्स लाएंगे और कितना अच्छा रैंक लाएंगे। क्योंकि मैं जब LN में घुसा तो मेरा यही था कि कैसे भी करके हमारा गुजरात का बेस्ट कॉलेज है BG मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैं एडमिशन ले लूँ। तो उस साल उसकी करीब कट ऑफ मेरे ख्याल से 570-580 तक गई थी। तो मैंने यही सोचा था कि कैसे भी करके मैं 630 जितने मार्क्स ला लूँ तो मैं सेफ साइड पे चला जाऊँगा। तो उस वक्त मेरे लिए 660-670 काफ़ी ऊपर के मार्क्स थे। तो धीरे धीरे हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, हम लोग सीखने लगे, क्लासेस के भी अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। जैसे मैं क्लास में दिखता था तो जो भी हमारे क्लास में होते थे, सर कुछ बोले उससे पहले ही तुरंत सब आंसर दे देते थे। तो तब काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगता था कि अभी तो सब स्टार्ट हुआ है तो भी इन सबको इतना सब आता है, हम कैसे कवर करेंगे। पर धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ते रहे, हमें भी सब समझ में आने लगा, सब सीखते रहे, वो सब होता हुआ एट दैट टाइम टू गेट 705 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। सो मैंने अपनी मम्मी से बात की और बाद में हमने यही कंक्लूड किया कि ये तो मेरे 705 मार्क्स तो आ गए, पर शायद 30-40 बच्चों के इससे भी ज़्यादा आए हुए होंगे। तो यही सोच के मैं दूसरे दिन कोचिंग में गया, तब जाके मुझे पता चला कि मेरी 2nd रैंक है और हाईएस्ट मार्क्स 706 ही थे। ओके, तो इससे आपको ये पता चल जाए कि आप
भले ही अपने आसपास देखो कि कुछ बच्चों को बहुत सारा आता है, कुछ क्लास में बहुत ज्यादा आंसर दे रहे, पर उसका मतलब ये नहीं कि उनकी मतलब मॉक टेस्ट या फाइनल नीट में भी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे ही। तो हो सकता है शायद उन्होंने पहले पढ़ लिया या उनको सब पता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरी सेकंड या थर्ड माइनर थी, उसमें भी मेरे 700 या इतने मार्क्स आए थे। तो तब हमारे एक बायोलॉजी के फैकल्टी है मोहित नवलखा सर, उन्होंने बोला था कि देखना इस बच्चे के फाइनल नीट में भी इतने ही मार्क्स आने वाले हैं, और पता नहीं वो बात सच हो गई और मेरे नीट में 700 ही मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने ऐसा प्रेडिक्शन किया और वो सच निकला। ओके, तो धीरे धीरे वही क्लासेस आगे बढ़ते गए, अलग अलग मॉक टेस्ट देते गए, मार्क्स तो मतलब अच्छे ही आते थे, पर ये बात मैंने नोटिस की कि धीरे धीरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। मतलब पहले टेस्ट में 705 है, फिर कुछ टेस्ट के बाद 700 हुए, 690 हुए। रैंक तो पहले भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाती थी, पर ये जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि नहीं आता था या गलती कर रहे थे उसके कारण जा रहे थे, पता नहीं जो भी क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने केमिस्ट्री के सर है मोहित उपाध्याय सर, उनसे बात की कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मार्क्स कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि ये इसलिए हो रहा है कि तुम आपसे मतलब अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि इस पेपर में मुझे 700 ऊपर लाने ही है या 705 710 लाने ही है। ये एक्सपेक्टेशन के कारण तुमसे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि याद करो कि तुमने जो फर्स्ट सेकंड टेस्ट दिए थे उसमें तुमको कुछ अपने आप से एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गए थे, इसलिए तुम उतने अच्छे मार्क्स ला पाए थे। तो ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सर ने जो भी कहा वो एकदम सच है। हमें कभी भी मार्क्स की एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना है, पेपर कैसा भी हो, इजी मीडियम हार्ड, हमें बस यही ट्राई करना है कि हम अपना बेस्ट दे पाए और उसमें हमने जितना पढ़ा है, हमारी जितनी तैयारी है उसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो यही बात में जो आगे नीट का एक्सपीरियंस है या फिर कोई और भी देख रहा है उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने आप से किसी भी एग्जाम के लिए मार्क्स का वो एक्सपेक्टेशन लेके मत जाए कि मैं 600 मार्क्स लाऊंगा, 650 लाऊंगा या ऐसा कुछ, या ये भी मत सोच के जाए कि फिजिक्स में इतने, बायो में इतने, केमिस्ट्री में इतने लेके आ जाऊंगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे और मुझे ये कॉलेज मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल सोच के मत जाइए, क्योंकि पेपर कुछ भी आ सकता है। आप वहां पे 3 घंटे में कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो और उसके कारण सब बिगड़ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसे भी इंसिडेंट पता है कि कुछ बच्चे ऐसा सोच के गए थे कि नीट में 650 मार्क्स लेके आएंगे, उसके लिए बायो में इतने, केमिस्ट्री में इतने, फिजिक्स में इतने। अगर वो ऐसा सोच के गए और उनके बायो में उन्होंने सोचा कि 330 लेके आएंगे, पर अगर उनका बायो टफ निकला और उनके उतने मार्क्स नहीं आ रहे तो वो लोग वहीं पे डिप्रेस हो जाएंगे कि यार बायो में ही नहीं आ रहे तो टोटल पेपर में कैसे आएंगे। उसमें ये भी केस हो सकता है बायो हार्ड था और फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, पर इसी चक्कर में वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बिगाड़ दे। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने आप से मार्क्स की एक्सपेक्टेशन लेके ना जाए। तो अब मैं ये टॉपिक में बोलना चाहूंगा कि मार्क्स कम ज्यादा होते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। तो सबको पता है कि मार्क्स ऊपर नीचे तो होने ही वाले, किसी का ऐसा नहीं होता कि हर बार अच्छे है, किसी का ऐसा नहीं होता कि हर बार बुरा है। ये सबके साथ होता है, भले टॉपर हो, एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज बच्चा हो, सबके साथ ये होता है। तो सबसे पहली बात ये कि मार्क्स कम आए तो उसको कैसे डील करें। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार कम आना मतलब ये नहीं होता कि हर बार कम आए। शायद आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, शायद पेपर बहुत टफ था इसलिए आपके मार्क्स कम आए। तो उन सबको आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। मतलब मेन बात तो ये है कि ये जो पेपर था आपके सीखने के लिए था, ये फाइनल नीट का एग्जाम नहीं था कि जिससे आपको डरना चाहिए कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए। यू शुड बी थैंकफुल दैट जो भी होना था वो नीट के पहले हो गया। आपको जो भी सीखना था नीट के पहले पता चल गया। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी मार्क्स कम आए देयर इज अ रीजन फॉर इट। वो आपको सिखाना चाहता है कि आप क्या गलती कर रहे हो और उससे आपको कैसे इंप्रूव करना है। दूसरी बात ये कि जब भी मार्क्स ज्यादा आ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हर बार ज्यादा आएंगे और नीट में भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि अगर आप वही सोचते रह गए तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप फॉल्स सेटिस्फेक्शन के अंदर चले जाओगे कि हाँ मुझे आता है, मैं मार्क्स ला सकता हूँ और वैसा सब। तो वो सबको तो आप बिल्कुल अवॉइड करना है। जब भी मार्क्स ज्यादा आ जाए ऐसा सोच लेना कि बस मेरे तो अपने सेंटर में ही ज्यादा है, कहीं और दूसरे सेंटर में मेरे से भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे। और अगर आप मतलब एवरेज बच्चे हो पर आपके एक बार अच्छे मार्क्स आ जा रहे तो आप बस यही फैक्ट रियलाइज कर लो कि मेरे हर बार अच्छे नहीं आते, इस बार आ गए तो शायद गलती से आ गए होंगे। ऐसा अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन दे दो कि हर एक बार अच्छा आना मतलब हर बार अच्छा आना नहीं होता। हर बार अच्छा लाने के लिए मुझे वापस मेहनत करनी होगी, जिस हिसाब से मैंने इस पेपर के लिए की थी अगले पेपर्स के लिए भी वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, सब लोग मतलब ये बहुत कॉमन होता है कि
अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं या सर्कल में जो भी फ्रेंड्स होते हैं या हॉस्टल में जो भी फ्रेंड्स होते हैं उससे लोग कंपेयर करके मतलब अपने बीच भी अंदर अंदर ही कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं कि वो तो मेरे से कम पढ़ता था, उसके कैसे मार्क्स आ गए, मैं दिन रात पढ़ता था, वो तो बाहर खेलने भी जाता था तो भी उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए। तो ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि अब ये सब जब सोच रहे हो तब आप ये पॉइंट मिस कर रहे हो कि शायद कहीं और दूसरा बच्चा भी है जो आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा था फिर भी उसके मार्क्स आपसे कम आए। तो ये फैक्ट को आपके दिमाग में लाना ही नहीं है, मतलब ये अंदर अंदर कंपैरिजन तो छोड़ ही दो। आपको जो देखना है वही देखना है कि मेरे इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए और इसी टेस्ट में मैं अगर गलतियां नहीं करता, सिली मिस्टेक नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेता तो मेरे इतने मार्क्स आ सकते थे। बस आपको वही देखना है और कुछ पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल इंडिया टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूंगा कि आप सबको वो तो पता ही है कि जो नॉर्मल कोचिंग में जाते हैं उनके लिए अपने माइनर टेस्ट होते हैं, या फिर मतलब एलएन में तो माइनर टेस्ट थे, कोई और कोचिंग में कोई अलग नाम होगा, तो वो तो आप अंदर अंदर सेंटर पे देते रहते हो और वहां पे आपको सेंटर की रैंक मिलती है। पर वो तो मतलब इट्स ओके, इट्स वेरी गुड अबाउट दैट एग्जाम कि आपको अपने सेंटर में पता चलता है, पर आपको मेन ये नहीं देखना कि आपके सेंटर में कितने मार्क्स आ रहे हैं या कौन सी रैंक आ रही है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक आ रही है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट देते हो तो उसमें पूरे इंडिया से बच्चे एग्जाम देंगे और उसको ही आप एक्स्ट्रापोलेट करके अपना नीट का जो भी रैंक है उसका थोड़ा आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कोचिंग वालों के लिए तो रेगुलर होती रहती है, और जो कोचिंग में नहीं जाते उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा या तो आप किसी कोचिंग की या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी ऑल इंडिया टेस्ट ले लीजिए जो भी रिलायबल है, उसके ऑनलाइन टेस्ट मतलब जो भी ऑल इंडिया टेस्ट होती है उसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो वापस अपनी जर्नी पे आओ, तो धीरे धीरे हमारे वैसे ही सिलेबस आगे बढ़ता रहा, माइनर टेस्ट होते रहे, उसमें अच्छे मार्क्स आते रहे। ऑल इंडिया टेस्ट का मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दूंगा, अब बताऊंगा आपको। तो माइनर टेस्ट तो हमारे काफी हो गए थे और फिर हमारा सबसे पहला ऑल इंडिया टेस्ट आया था। मतलब सबने बहुत एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हमारे सेंटर के जो भी 2-3 टॉप बच्चे हैं वो लोग ऑल इंडिया टेस्ट में भी काफी अच्छे मार्क्स आएंगे और टॉप 10-20 में तो रैंक लेके ही आ जाएंगे, पर हर बार ये सही नहीं होता। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो पहला ऑल इंडिया टेस्ट था वो मतलब बायो और केमिस्ट्री उसमें काफी इजी था, फिजिक्स भी मॉडरेट लेवल का था पर लेंथी था। तो मैंने जैसे ही बायो खत्म किया आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छे से हो गया, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। केमिस्ट्री भी खत्म किया, वो भी काफी अच्छे से ला गया। पर जब फिजिक्स की बारी आई तो मुझे पता चला कि ये तो काफी लंबा पेपर है और मैंने बायो और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दिया है, तो उसी में मैं अपना फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके कारण मेरे ओवरऑल मार्क्स कम हो गए, मतलब शायद 660 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 47 थी। तो तब जाके मुझे पता चला कि सेंटर में फर्स्ट आने में और ऑल इंडिया टेस्ट में फर्स्ट आने में फर्क होता है। तो यहाँ से मैंने सीख ली कि पेपर के हिसाब से मुझे अपनी स्ट्रेटेजीज भी हर बार चेंज करनी पड़ेगी। मतलब मैं किसी भी सब्जेक्ट को कितना टाइम देता हूँ वो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेपर एक जैसा नहीं होता। किसी में फिजिक्स टफ होगा, किसी में बायो टफ होगा, किसी में केमिस्ट्री टफ होगा। और अगर कोई भी चीज टफ ना हो तो कोई भी चीज लेंदी तो हो ही सकती है। तो इसीलिए ये आपको मतलब अपने हिसाब से एक ओवरऑल फ्रेमवर्क तो बना के रखिए कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, पर आपको ये भी सीखना होगा कि पेपर के हिसाब से उसको मोल्ड कैसे करना है, ठीक है। तो यही बात मैंने उस टेस्ट से सीखी। तो उसके बाद मैंने जो आगे के ऑल इंडिया टेस्ट दिए उसमें मेरे काफी अच्छे रैंक आए। एक में मेरा मतलब उसके बाद वाला ही जो था उसमें मेरे ख्याल से मेरे 13th रैंक था। तो वैसे धीरे धीरे अच्छे रैंक्स आते गए, वैसे हम चीजें सीखते गए। फिलहाल मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हमारा जो दिवाली का वेकेशन था वो करीब 6 या 7 दिन का था। उसमें सब के सब पढ़ने में बिजी थे और उस वेकेशन में मैंने अपनी सबसे पहली अब्रॉड की ट्रिप की थी। तो आई स्टिल लाफ एट दैट इंसिडेंस कि जहाँ सब पढ़ने में बिजी थे और मैं वहां पे घूमने गया था। पर मुझे ये भी याद है कि मैं भले घूमने तो गया था पर वहां जाके भी मतलब अब्रॉड मैंने 3 पेपर सॉल्व किए थे। तो ये इंसिडेंट था जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे शायद अक्टूबर या नवंबर में टैलेंटेक्स वापस आई थी 12th में एडमिशन के लिए। तो मुझे याद है मैंने जब 10th में दिया था तो करीब मेरी 1300 रैंक थी, और वही मैंने जब 12th में दिया, जब मुझे ये कोचिंग की आदत हो गई, एमसीक्यूज की आदत हो गई, तो मेरी शायद उसमें भी 47 थी रैंक थी। तो उसके कारण मुझे 12th के लिए 90% स्कॉलरशिप और 10,000 कैश प्राइज मिला। तो यहाँ से मतलब जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो काफी बढ़ गया कि मैं ऑल इंडिया टेस्ट में जहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और वो सब है, मतलब बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, उसमें भी अच्छी रैंक ला सकता हूँ। तो धीरे धीरे मतलब मैंने जो अपना एम बना के रखा था बीजे मेडिकल का, मैंने धीरे धीरे एक्सपांड किया और मतलब
ये तो अपने ऊपर से लिमिट हटा ही दी कि मुझे 630 मार्क्स लाने हैं या बीजे में ही जाना है, ये लिमिट मैंने कम्प्लीटली हटा दी। और अपने आप से मतलब यही मेरा मेन था कि मैं जितना मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूँ उतना मैक्सिमम मार्क्स लाने और अच्छी से अच्छी ऑल इंडिया रैंक लानी है 100 के अंदर। ठीक है, तो ये सब आगे चलते गए। फिर हमारे मतलब 11th का सिलेबस वैसे थोड़ा लेट हो गया था पर अच्छे से कंप्लीट हो गया था। तो 11th के मेजर्स आए, तो यहाँ पे मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा कि माइनर में मार्क्स लाने में और मेजर में मार्क्स लाने में बहुत फर्क होता है। जिन लोगों के माइनर में बहुत ज्यादा है उनके मेजर में कम भी हो जाते हैं, 600 से 400 भी होते हुए मैंने देखा है, और जिनके माइनर में कम आते हैं उनके मेजर में बढ़ते हुए भी देखा है। और जो सेकंड केस वाले होते हैं वो कम होते हैं पर होते हैं। तो यहाँ पे आपको माइनर और मेजर में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो माइनर में क्या होता है, आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा है और 2 हफ्ते बाद आपको एग्जाम देनी है, तो मोस्ट ऑफ चीज आपको पता होती है, और जो नहीं पता होती है वो आप याद कर लेते हैं, क्योंकि संडे को एग्जाम है, सैटरडे को आपका पूरा दिन है, तो जो याद करने वाली चीजें आप तुरंत याद करके दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब डीप में से भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स निकाल के पूछे जाते हैं। पर जो हमारा मेजर होता है, तो मेजर में ऐसा नहीं होता, सिलेबस बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा होता है और आपको जो चीजें पूछी जाती है वो डीप फैक्ट्स और वो सब नहीं पूछे जाते, आपको कंसेप्ट वाइज और समझने के वाइज पूछा जाता है। तो यहाँ पे जिसने मतलब जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से समझे हुए है, उसको पता है कि कैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उन सब के मेजर में अच्छे मार्क्स आते हैं। अनलाइक दोज पीपल जो मतलब माइन्यूट डिटेल याद रख के माइनर में मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बात पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि आपके जो मेजर के मार्क्स है वही आपके रियल मार्क्स है, उनको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कम्पेयर टू माइनर के मार्क्स। ठीक है, तो आपको अपने आप को मेजर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ना कि माइनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनर टेस्ट में तो आप दे दोगे 2 हफ्ते का, कुछ ज्यादा हम भूलते नहीं है, सब समझा हुआ होता है, नहीं तो याद हो मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। पर जो मेजर्स है उसके लिए आपको सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चाहिए, आपको ज्यादा चीजें पढ़नी है और आपको वो भी देखना है कि 2-3 दिन में मैं सब कैसे कवर करूं। तो यहाँ से ही आपको हैबिट लगानी है, ये 11th के मेजर से ही, कि आप ज्यादा सिलेबस को कम टाइम में कैसे करेंगे, क्योंकि नीट में फाइनल तो सभी आने वाला है, तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 11th के मेजर्स हुए, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैंने देखा था मेरे फ्रेंड्स जो वैसे 690 680 लाते थे पर मेजर्स में जाके उनके कम हो गए थे, और अनलाइक मेरा तो माइनर्स में जितने आते थे उतने मेजर्स में भी आने लगे। मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि कैसे मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, माइनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन डेटा याद रख रहा हूँ वो तो ठीक ही कर रहा हूँ, पर साथ में जो चीजें समझनी होती है मतलब अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो सीखनी होती है, वो भी साथ साथ में मैं करते जा रहा हूँ। तो वैसे ही हमारा 11th खत्म हुआ और उसके बाद हमारे 11th और 12th के बीच में गैप था। तो उस गैप में मैंने एक बहुत अच्छी बात ये की थी कि जो मेरी फिजिक्स की सारी मॉड्यूल्स थी वो सारी की सारी मैंने अच्छे से सॉल्व कर ली थी, और उनमें मतलब पहले तो थ्रू आउट ईयर तो हम करते हैं, 2-3 बार करते हैं, रिवाइज भी करते हैं, पर ये जो गैप था उसमें मैंने अच्छे से पूरी वापस सब कुछ सॉल्व कर लिया था और उसमें क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे। मतलब ये जो मार्क किए हुए क्वेश्चन थे बस वही मुझे आगे जाके 12th में भी या कभी भी रिवाइज करने थे, और बाकी क्वेश्चंस की इतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं थी क्योंकि वो समझ लिया था और कॉन्सेप्ट सब याद हो ही जाते फिजिक्स से आफ्टरवर्ड। तो वही क्वेश्चंस मैंने अच्छे से मार्क कर लिए थे कि आगे जाके मुझे वही पढ़ना पड़े और बाकी कुछ और पढ़ना ना पड़े। तो वो गैप में अच्छे से पूरा 11th रिवाइज हो गया और फिर अप्रैल से वापस हमारी 12th की क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मेन बात ये होती है कि मैंने ये नोटिस किया, पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, कि 12th में जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट पेस पे चलता है एज कम्पेयर टू 11th में। मतलब 11th में आप आराम से कोप अप कर लेते हो, सब धीरे धीरे चलता है, आप आराम से उसके साथ फ्लो में जा सकते हो। पर जो 12th का सिलेबस है वो कंपैरेटिवली फास्ट पेस पे चलता है, आपको चीजें जल्दी बताई जाती है, ऑल्दो डीप में तो बताई जाती है पर जल्दी बताई जाती है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं 11th में तो सिलेबस अच्छे से कर लेता था, पर 12th में रोज का रोज करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। इसलिए मैंने अपने एक सर है हमारे जीटी सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर, उनको अप्रोच किया कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं 11th में भी 6-7 घंटे पढ़ता था घर जाके, या अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो ये कैसे हैंडल करूँ मैं इनको इस सिचुएशन को। तो सर ने मुझे बोला कि देखो वो 11th और 12th में फर्क होता है, 11th में तुम कर सकते हो पर 12th में आके तुम्हें अपनी मतलब जो भी रीडिंग आवर्स है, सिटिंग कितना लंबा तक तुम बैठ सकते हो वो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि बच्चे 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। भले तुम एक टाइम पे 7 घंटे पढ़ के मैनेज कर सकते हो
पर अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाने में कोई भी बुराई नहीं है। भले तुम 7-8 घंटे में खत्म कर लो, तुम्हारे पास और 2 घंटे जिसमें तुम रिवाइज करो, अच्छे क्वेश्चंस करो। तो वहां पे मुझे लगा कि हाँ, अब टाइम आ गया है कि मुझे अपने सिटिंग आवर्स या जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी, उसको आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके मैं अपना फ्लो मेंटेन कर पाऊंगा और हर रोज का हर रोज खत्म कर पाऊंगा। और साथ ही कोई कुछ रिवाइज करना है या कुछ मतलब रेफरेंस बुक्स अलग अलग उसमें से क्वेश्चंस करना है, तो वैसे ही टाइम वैसे ही टाइम निकलेगा। बाकी नॉर्मल अगर आप वही अटके रहोगे तो नहीं होने वाला। तो वहां से मैंने अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज किए और फिर ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया कि मैं जितना भी ज्यादा टाइम दे सकूं उतना सेल्फ स्टडी को दूं। फिर 12th का भी वही हुआ कि आगे बढ़ते गए, चीजें सीखते गए, समझते गए। और तभी सबसे पहले मैं जब नीट 2019 का पेपर हुआ तो ये बात नोटिस की कि पेपर बदल रहा है। पेपर जैसे 2018 तक आता था वैसे आगे नहीं आने वाला है, क्योंकि एनटीए आ गई है और हमने 2019 और ओडिशा दोनों का पेपर देख लिया था। और वो पेपर अब सबको पता है कि वो इजी साइड पे था एज कम्पेयर टू 2018 और उससे पहले वाले। तो ये जो भी इजी था उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि हमें कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है वो अच्छे लेवल का कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है। पर ये लोग जो पूछ रहे थे वो एनसीईआरटी बेस्ड और वैसा पूछ रहे थे, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने वहीं से नोटिस किया कि कुछ चैप्टर्स जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 3 12th में और 11th का लास्ट चैप्टर, उन सबको भी अब काफी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो यूजेस होते हैं, जैसे सिलिकॉन्स का यूज पूछ लिया था, उन सबको भी अब ये लोग काफी इंपॉर्टेंस देने लगे, जो हम नॉर्मल टेस्ट में इतना डीप में नहीं पढ़ते। हम जो समझने की चीज होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पे ध्यान दे देते हैं, पर ये सब नहीं समझते। तो फिर मैंने तब से डिसाइड कर लिया कि अब मैं इन सब बातों पे भी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगूंगा, क्योंकि ये लोग अब कुछ भी पूछ सकते थे। तो वो मुझे एक लेसन वहां से मिला कि अब बहुत ज्यादा डीप में जाने से अच्छा जो जितना भी मटेरियल है उन सबको अच्छे से याद करना है, उन सबको अच्छे से समझना है। ठीक है। तो वैसे धीरे धीरे हमारा 12th का सिलेबस आगे बढ़ता रहा, सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते रहे और फिर अक्टूबर एंड तक हमने कैसे भी कर ली, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के और कुछ भी करके सबको रिवाइज करके अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करवा लिया। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था कि अक्टूबर एंड तक आते आते हमारा सिलेबस खत्म हो गया था और फिर हमारे पास नियरली 6 महीने थे सब कुछ बार बार रिवाइज करने के लिए। तब तो मैं ही एक्सपेक्टेड था, इसलिए तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो उसके बाद मुझे याद है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही 3 नवंबर को हमारी KVPY थी। तो वैसे तो मैं KVPY नहीं देने वाला था, मतलब मेरी तो वैसे इच्छा नहीं थी, मैंने 11th में भी इसीलिए नहीं दिया था। पर 12th में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स देने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दे दे, अच्छा रहेगा, वैसे भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक एक्सपोजर उसका मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे देते हैं, मतलब मैथ्स बायो दोनों के बच्चे देते हैं, और फिर अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं, वैसे भी उसका लेवल अच्छा ही होता है, मतलब KVPY के क्वेश्चंस इनोवेटिव होते हैं और अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी प्रिपरेशन हमारी है उसको मतलब एक इवेल्युएट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो वही हमारे जैसे सिलेबस खत्म हुआ और 3 नवंबर के बीच मैंने जो भी फैक्चुअल चीज़ें थी, फॉर्मूले थे, वो सब रिवाइज करने का ट्राई किया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें थी वो तो जल्दी दिमाग से नहीं जाती है, और जो याद करने वाली चीज़ें होती है या कुछ टिपिकल फॉर्मूलेज होते हैं वो जल्दी याद नहीं आते। और वैसे भी 11th का 12th खत्म होने तक तो हम काफ़ी कुछ भूल गए होते हैं। तो वही मैंने जो भी फैक्चुअल और याद रखने वाली चीज़ें थी वो एक हफ्ते में जितनी हो सके उतनी रिवाइज कर ली और फिर 3 नवंबर को एग्जाम देने। तो KVPY का मतलब हमारा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो वो तो काफ़ी अच्छा गया था। 85 प्लस तो मैंने एक्सपेक्ट कर ही लिया था, घर पे आके चेक किया तो उतने हो भी रहे थे, तो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पे ये जो महीना था अक्टूबर नवंबर वाला, वो मेरे लिए एक टिपिकल और क्रूशियल महीना इसलिए था कि यहाँ पे मैंने अपना लोएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एक्सपीरियंस किया था। क्योंकि ये जो महीना था तब मुझे अचानक से ही स्टमक एक शुरू हो गया था। मतलब वैसे मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ जल्दी, पर यहाँ पे जो स्टमक एक हुआ था वो बहुत सीवियर हुआ था। मतलब मैं लॉन्ग स्ट्रेच में बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, एंडोस्कोपी, CT स्कैन सब कराया, पर उसका कोई ऐसा कोई रीजन बाहर नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर सभी डॉक्टर्स ने मुझे यही बोला कि शायद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ या फिर मतलब परेशान रह रहा हूँ, इसके कारण ये हो रहा है। तो वो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके कारण मैं तब बहुत डर गया था कि इसके कारण मेरी अभी तक जो प्रिपरेशन हो वो बिगड़ ना जाए।
पर धीरे धीरे मैंने वो चीज़ समझी, धीरे धीरे अपना जो भी स्ट्रेस लेवल है उसको कम किया, वापस ट्रैक पे आ गया, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पढ़नी शुरू कर दी और वो बात मन से निकाल दी कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे, कैसा आ रहा है, कैसा सब आगे जा रहा है, हो पाएगा, कितने महीने में रिवाइज कर पाऊंगा, ये सब मैंने सोचना बंद कर दिया और अपनी पेस पे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं बाकी सभी जो अभी एस्पिरेंट्स है जेई के नीट के जो भी देख रहे हैं उन सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब ये सब ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, पहले इतने आते थे अब कम हो गए, ज़्यादा हो गए, जो भी है इसको ज़्यादा दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद मतलब हमारे मेजर स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जो ये जो मेजर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अब आपको 11 की भी चीज़ें पूछी जाती है। मतलब 11 हमारे कैसा था कि 11 के 3 पार्ट किए थे, 12 के 3 पार्ट किए थे और उसको ये लोग पूछे सिलेबस 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 ऐसे सब क्लब करके धीरे धीरे सिलेबस बढ़ा बढ़ा के पूछ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले सब रिवाइज कैसे कर, मतलब सब कुछ कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि आपको नीट के पहले भी इतना टाइम तो नहीं मिलने वाला कि आप वापस सब रिवाइज कर लोगे। तो वही चीज़ है कि आपको एक पेपर से पहले जो भी 3-4 दिन मिले वहाँ पे आप पूरा सिलेबस को कैसे देख पाओ। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप हर एक लाइन हर एक चीज़ कवर करें, यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप वो चीज़ें कर ले जो आपको अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आप वो सब चीज़ें देख लोगे तो स्ट्रांग चीज़ें तो आप वैसे ही निपटा लोगे। तो वो आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है या जो चीज़ आप पूरी भूल गए उन सबको याद कर ले, उन सबको समझ ले, ताकि आपको जब आप पेपर देने जाओ तो आप इतना तो कॉन्फिडेंट हो कि जो चीज़ मेरी वीक थी वो सब तो मैंने पढ़ लिया है, तो स्ट्रॉन्ग चीज़ तो आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर वहीं से हमारा रिविजन स्टार्ट हो गया। तो मैं जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, मतलब मेनली तो नीट 2022 वाले, उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने का सोचो। मतलब 11 तो आपका अभी चल ही रहा है, तो उसको आप जब तक हो गए उसको खत्म कीजिए और 12th का सिलेबस जब भी आपका आए तो उसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तब तक तो खत्म कर ही दीजिए, क्योंकि ये पीक टाइम होता है। अगर आप तब खत्म कर देते हो तो आपके पास फिर रिवीजन के लिए एम्पल ऑफ टाइम अवेलेबल होता है। और जो नीट 2021 वाले देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर देना होगा। अगर आप कोई भी कोचिंग में एनरोल नहीं है तो आप अपने हिसाब से ये सिलेबस के पार्ट कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए और उसी के हिसाब से टेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे चलती गई। फिर हमारे आए बोर्ड्स। तो बोर्ड्स का कैसा होता है, कुछ लोग बोर्ड को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, कुछ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको वैसा नहीं करना है, पर मेन बात आपकी ये रहेगी, अगर आप 2 साल से सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब नीट के लिए, जेई के लिए, किसी के लिए भी, तो आपको बोर्ड्स के डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स जो होगा उसी में से आने वाला है, वही चीज़ें समझनी है। तो इसके लिए बेस्ट वही रहेगा कि जो प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर होते हैं आप उनको देख लीजिए कि वो कैसा पूछ रहे हैं। मेनली फिजिक्स में डेरिवेशन पूछते हैं, कुछ टिपिकल एग्जांपल्स और वो सभी वो पूछते हैं, तो आप वो देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको बच्चे मतलब कैसे अटेम्प्ट करना होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हो और अपने एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हो तो वो बोर्ड्स के लिए इनफ है। आप उससे 90-95% आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड्स खत्म हो गया। तो बोर्ड से बाद ही तुरंत लॉकडाउन आ गया था। तब तो इतना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो इतना नहीं सोचा था कि एग्जाम इतनी पीछे भी जाएगी। तो जब ये नोटिस आया कि एग्जाम मई स्टार्टिंग से मतलब मई एंड तक शिफ्ट की गई है, तो तब मुझे इतना कुछ ज़्यादा उसका असर नहीं लगा। मैंने कहा कि 20 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ा और रिवाइज कर लेंगे और कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। तो वही सोच के फिर आगे की प्रिपरेशन चालू की, रिवाइज करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहे कोचिंग के। वैसे अब दूसरे फ्रेंड्स, मतलब दूसरे कोचिंग के फ्रेंड्स से भी लेके या इंटरनेट से लेके अलग अलग मॉक टेस्ट देते रहे और बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहे, यही सब चलता रहा। फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तब पता चला कि अब तो 26 जुलाई को होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ना पढ़ने की इच्छा हो रही है, क्या करें, बहुत हो गया, कितना पढ़े। तो ये जब न्यूज़ आया तब 2-3 दिन तक तो वही था कि ये लोग ऐसा क्यों करें, कितना पीछे जाएगा, कभी तो एग्जाम लेनी ही पड़ेगी, तो इनको ले लेनी चाहिए। मतलब प्रॉपर एसओपीज और वो फॉलो करके जब भी जितना जल्दी हो सके वो ले लेनी चाहिए। बाकी इसका मतलब कोविड का एंड तो दिख नहीं रहा था हमें, कभी अभी भी नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली। तो जो था मैं वही सोच रहा था कि अब इनको ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और एग्जाम ले लेनी चाहिए। तो इस टाइम पे जो मेरा स्टडी का मतलब जो नॉर्मल स्टडी करते थे उससे तो स्टडी आवर्स कम हो गए थे, पर मैंने ये ज़रूर अपने दिमाग में रखा था कि मुझे पढ़ते तो रहना पड़ेगा,
क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा मिलता जाएगा वैसे वैसे बच्चे और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे और कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो मैंने ये तो पक्का रखा ही था कि हर रोज़ पढ़ना तो है, भले थोड़ा कम पढ़ लो पर पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो फिर फाइनल डेट आई 13 सितंबर की। तो वो जो डेट आई तब मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि ये तो अब फाइनली डेट है, इसके पीछे जाने के तो चांसेस बहुत ही कम है। पर जब वो सुप्रीम कोर्ट वाली मामला चल रहा था तब मुझे बीच में ऐसा थोड़ा डर लगा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा करने के लिए या मना कर देगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो एग्जाम के फेवर में था और तब एकदम श्योर होगा कि नहीं अब तो एग्जाम होने ही वाली है। तो तब से एकदम रिगरस प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी कि ये करना, ये रिवाइज करना है और साथ में टेस्ट देते रहते थे। तो वो सब हुआ। फिर फाइनल डी डे आया 13 सितंबर। तो उसमें हम लोग मतलब हमें तो सबको अलग अलग टाइम दिए हुए थे, 11:11, 40, 12:20। तो मेरा तो 12:20 का टाइम था। तो भी मैं तो बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच गया था। मैंने सब अरेंजमेंट्स, मेरे मम्मी पापा तो एक दिन पहले ही सब देख के आ गए थे, पर मैंने भी वहाँ जल्दी पहुँच के सब देखा। मैंने कहा सही, ये लोग सब सही कर रहे हैं, मतलब सैनिटाइजेशन बूथ थे, फिर सब चेक करके अच्छे से जाने दे रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ वहाँ पे अच्छे से था। तो मैं फिर पार्किंग में थोड़े टाइम बैठा रहा और फिर जब मेरा टाइम आने वाला 12:20 का टाइम था तो 12 बजे बाहर आके वहाँ पे खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ये लोग जब एंट्री देते तब हम अंदर चले जाएंगे। तो फिर अंदर गए, तो भी सब चेकिंग और वो सब था, वो सब चेक करके फिर हमें रूम में जाने के लिए बोल दिया। तो हम रूम में जाके बैठे थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रूम था, उसमें बहुत कम ही बच्चे थे, 16 से 20 बच्चे ही थे। तो वो काफ़ी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग और सब मेंटेन की गई थी। जो इन्विजिलेटर थे वो भी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे थे। तो फिर हमारे हाथ में पेपर आया। तो स्टार्टिंग में वो सब इन्फॉर्मेशन और वो सब OMR पे भरने में थोड़े मेरे 5 मिनट चले गए थे, 2-5 हो गई थी तब तक। तो मैंने फिर पेपर मतलब वो सील निकाला और फिर देखा। तो पेपर मुझे देख के ऊपर से पता चल गया कि ये पेपर इजी है, कोई ऐसा खास इस पेपर में है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दिख रहे थे। बायोलॉजी में भी सिंगल लाइन के क्वेश्चंस दिख रहे थे, मैथ्स के कॉलम दिख रहे थे, उससे पता चल गया कि पेपर टफ तो है ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी मैंने दिमाग में बनाई हुई थी कि अगर इजी पेपर आ जाता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो मेन स्ट्रेटेजी तो यही थी कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं 2 घंटे में भी खत्म कर लूंगा तो बाकी 1 घंटे मुझे क्या करना है, बैठे थोड़ी रहूंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा था शांति से पेपर करेंगे। और जो मेरा नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बायो करीब 50 मिनट में, केमिस्ट्री करीब 40 मिनट में और बाकी का फिजिक्स को और बचे हुए क्वेश्चन मतलब जो भी मार्क किए उनको। तो यही मैंने फॉलो किया। बायो शांति से किया, एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहा था, मार्क कर रहा था, वापिस चेक कर रहा था। वैसे करते करते पूरा बायो खत्म किया। फिर केमिस्ट्री तो मैंने सोचा उससे भी काफ़ी जल्दी खत्म हो गया, उसमें उतना कुछ खास नहीं था। और फिजिक्स भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिली मिस्टेक कम करने के लिए मैंने एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी की थी कि मैं कैलकुलेशन मेंटली भी करता था और साथ में पेपर में भी कर देता था कि मुझे डबल श्योरिटी मिल जाए कि मैंने जो भी कैलकुलेट किया है वो सही है। क्योंकि आपने भी पेपर देखा ही होगा क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज थे, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी टिक करें एकदम आराम से सोच समझ के करें। तो वो सब किया और फिर पेपर खत्म हो गया। तो मैं जब बाहर आया तो मुझे ऐसा लग ही गया कि 690 प्लस मार्क्स तो पक्का आने ही वाले। और आंसर की चेक की तो उसके हिसाब से यही बन रहा था कि 695 से 705 के बीच आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहे थे। तो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कर्मा तेरा तो 10 के 10 के अंदर ही आ जाएगा, 50 के अंदर ही आ जाएगा। मुझे पता था कि मैंने पेपर दिया है, मेरे लिए इजी था। मैंने 1-2 गलती की, वो नहीं गलती करता तो मेरे और अच्छे आ सकते थे। तो उससे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पेपर तो अच्छा गया है, पर रैंक का कुछ मैं श्योर नहीं कह सकता। ये तो सर्टेन था कि 100 के अंदर आ जाएगा, पर 50 के अंदर का सर्टेन नहीं था। पर जो हुआ अच्छा हुआ। ऑल इंडिया रैंक 83 आ गया, डबल डिजिट रैंक आ गया। और एक वो अंदर से खुशी होती है कि 700 मार्क्स नेशनल लेवल एग्जाम्स में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा और ये सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं अब अलग अलग टॉपिक्स को टच करना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का मतलब मेरी जो नीट खत्म हुई उसके बाद बहुत सारे का क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से सेक्रीफाइसेस नीडेड होते हैं। तो सेक्रीफाइसेस तो ये बहुत रिलेटिव टर्म है, क्योंकि किसी के लिए एक चीज़ होगी तो किसी के लिए कोई और चीज़ होगी। जैसे मेरे लिए मेन ये था कि स्पोर्ट्स और स्लीप, मैंने ये दोनों को सेक्रीफाइस किया था। क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली जब 10th तक तो मैं 7-8 घंटे तो रोज सोता ही था, पर जब 11th में आया तो मैंने उसको 6:30-7 कर दिया और 12th में आके तो मैंने उसको 6 घंटे ही कर दिया था। तो ये एक चीज़ थी कि मैंने अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस किया था।
दूसरा स्पोर्ट्स को, मुझे 10th तक स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता था, अलग अलग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, कॉम्पिटिशन में जाना, वो सब अच्छा लगता था। पर मैंने 11th में आके उसको कम्प्लीटली जीरो कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार चालू करूंगा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और उसके कारण मैं अपना टाइम को इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो वही चीज मैंने की। तो यहाँ पे मेन चीज वो होती है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने गोल से दूर ले जा रही हो या आपको अपना मतलब टाइम वेस्ट करने पर मजबूर कर रही हो, उन सबको आप सेक्रीफाइस कर लीजिए। जैसे मेरे लिए फोन इतना बड़ा, मतलब जो स्मार्टफोन होता है, यूट्यूबर वो सब होता है, इतना बड़ा एडिक्शन नहीं था। मेरे सामने भी तुम रख लो तो मैं पूरे दिन यूज नहीं करता था, तो उसको मुझे इतना सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं थी। पर जो मेन चीज थी स्पोर्ट्स और वो मैंने सेक्रीफाइस जरूर किया था। तो सबके लिए सेक्रीफाइस अलग अलग होते हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी चीज आपका टाइम वेस्ट कर रही है। एक चीज ये होती है कि कौन सी चीज आपको रिलैक्स करने, मतलब आप क्या चीज करके आप रिलैक्स हो रहे हैं, तो दूसरी क्या चीज करके आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये आपको फर्क समझना होगा, और वही चीज को आप चुनो कि जिससे आप रिलैक्स हो रहे हो, ना कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। ठीक है। फिर बहुत सारे बच्चों को मतलब अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन में जो मेजर होता है वो तो स्मार्टफोन ही होता है। तो यहाँ पे जो भी था कि मैंने अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से दूर करने के लिए, ऑल्दो मेरा इतना वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पर उसको तो भी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं उसको उतना यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक चीज कर ली थी कि जो भी मोबाइल था, मतलब मेरा खुद का तो मोबाइल नहीं था, मम्मी का मोबाइल था, उसमें पासवर्ड रखवा लिया था, और पासवर्ड खाली मम्मी और दीदी को ही पता था। तो अगर मुझे कोई भी काम हो तो उनसे खुलवाने जाना ही पड़ता था। तो अंदर से आपको एक चीज ये सेटिस्फेक्शन तो जरूर रहती है कि मैंने मम्मी को बोल के चीज की हुई है। तो आप वैसे भी भले आपकी मम्मी आपको डांटे नहीं, तो भी आप अंदर से तो वो मतलब अंदर से तो आपको वही लगता है कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा। तो वो एक चीज आप कर सकते हो। फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप अपने दूसरे फ्रेंड को बोल दो कि उसका पासवर्ड रख दो, कि पासवर्ड उसे ही पता हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे का पासवर्ड पता और खुद का पासवर्ड ना पता हो, जिससे आप अपना मोबाइल के एडिक्शन को कम कर पाए। ठीक है। तो सोशल मीडिया की बात करें तो मैंने 11 2 साल तो मैंने कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया था। जो था वो व्हाट्सएप ही था मम्मी का, जिससे मैं अपने सर को या अपने फ्रेंड्स को डाउट पूछ सकता था। बाकी मुझे जो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे पता है जिनका अच्छे रैंक्स आए, वो कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस कर पाते हैं, जिनके लिए सोशल मीडिया एडिक्शन नहीं होता, वो ऑफकोर्स कर पाते, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज एडिक्टिव है और कौन सी नहीं है। ठीक है। तो अब मैं इसके बाद अपने डेली टाइम टेबल की बात करूं तो डेली टाइम टेबल में तो क्या होता था कि मेरे सुबह के क्लासेस होते हैं 8 से 1 के, तो मैं 6 बजे जैसा उठ जाता था, तैयार हो जाता था, और पौना 1 घंटा कुछ भी पढ़ लेता था। ऐसा जरूरी नहीं कि क्लास में जो पढ़ाने वाले वो पढ़ता था, कुछ भी मतलब जो कल का बाकी हो या मुझे कोई क्वेश्चंस करने हो, पौना 1 घंटा पढ़ लेता था, और फिर क्लासेस जाता था। 1-1:30 बजे घर आ जाता था, और उसके बाद खाना पीना करके 2 बजे से वापस धीरे धीरे पढ़ाई चालू कर देता था। 11 में मैं दोपहर को थोड़ा नैप ले लेता था, पर 12th में मैंने वो अवॉइड कर लिया था कि दोपहर की नीट होने वाली थी, तो मैंने कहा इसको पहले से ही मतलब कर ले एडेप्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ मैंने की थी। 2 से फिर 8 बजे तक मतलब ब्रेक्स के साथ, मतलब छोटे छोटे स्टडी आवर में उसको ब्रेक करके मैं पढ़ाई करता था। फिर 8 से 9 डिनर, फिर 9 से 11-12 बजे तक वापस पढ़ाई होती थी। ठीक है। तो ये मेरा डेली टाइम टेबल होता था। तो अब मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर आपने जैसे देखा होगा कि 2019-20 के पेपर में बायोलॉजी ईजी आ रहा है। मतलब कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, बाकी सब तो ईजी आ रहे हैं। तो बायोलॉजी सब उसमें बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स ला पाते हैं, तो उसमें अब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है। पहले जो होता था बायो में भी काफी टफ क्वेश्चन बीच में आ जाते थे, तो उसके कारण बायो में भी बच्चों का सेग्रीगेशन होता था, पर अब तो बायो में सबके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप बायो में जितना भी हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको अलग अलग क्वेश्चन की स्टाइल पता चलेगी, और उससे ही आपकी सिली मिस्टेक्स कम होगी। तो आपको बायो में तो ये ट्राई करना ही है कि सिली मिस्टेक जितनी कम हो सके उतनी कम सिली मिस्टेक करना, क्योंकि बायो में सबके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपके बायो में कम मार्क्स हो जाते हैं तो आपके सेम मार्क्स पे भी आपकी रैंक काफी पीछे चली जाएगी। तो वो बात, उस बात का आप ध्यान रखें। तो बायोलॉजी में आपको सबको पता ही है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे मेरा थोड़ा अलग अप्रोच ये था कि सब लोग क्या करते हैं, अपने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते हैं। मैं वो नहीं करता था। मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क नहीं करता था, बल्कि वो चीजें मार्क करता था जो मुझे अलग लगी या जो मुझे जल्दी याद नहीं हो रही। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो तो आप बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, तो वो ऑफकोर्स आपको याद रह ही जाने वाली है।
उसको याद रखने का आपको अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर ये जो चीज़ें जो आप बार बार भूल जाते हैं या फिर आपको नई लग रही है, वो चीज़ आपको जल्दी याद नहीं रहेगी। और अगर वो पूछी गई तो जिसको आती होगी वही वो कर पाएगा, और बाकी सब जो इम्पोर्टेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं वो नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एनसीईआरटी के डायग्राम्स, हम तो पास 2 ईयर से तो डायग्राम वो लोग पूछ नहीं रहे, पर एनसीईआरटी के डायग्राम तो भी इम्पोर्टेंट है, आपको उनको करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लेबलिंग और अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा मतलब हेल्प होगी। आपको समझने में अच्छा रहेगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, डायग्राम ऐसा है, साइकिल ऐसी है, तो उससे आप आराम से समझ पाओगे। तो वो आप करें। और अगर आप कोचिंग में है तो कोचिंग की मॉड्यूल पे क्वेश्चन करें या दूसरी बुक से क्वेश्चन करते रहें। फिर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मेन बात यही होती है कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, वहाँ पे सब जो समझाना चाह रहे हैं वो सब आप समझ लीजिए। और कोचिंग में जाते तो कोचिंग के नोट्स या जो भी मॉड्यूल है उसको आप अच्छे से पढ़ें और चीज़ें समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेते हैं फिर उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें थियरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना क्वेश्चंस का होता है। तो वो आप करते रहिए। और कुछ ऐसे चैप्टर जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीछे जो सेल का पार्ट है वो सब हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इन सब में आपको थियरी भी चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी थियरेटिकल चीज़ें हैं, काफ़ी याद रखने की चीज़ें हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दिए हुई है, उसमें मैकेनिज्म्स कम दिए, तो आप ट्राई करें कि किसी और बुक में से मैकेनिज्म पढ़ के उसको आप एनसीईआरटी में ही कर लीजिए। या सबसे बेस्ट चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख दीजिए। मतलब हर एक चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो भी रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है, उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स और फ्लो चार्ट ऑर्गेनिक में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने से अच्छा आप नोट्स बनाइए और उसको बार बार पढ़िए, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो हाँ, ऑर्गेनिक के लिए एक बात और कि ऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चंस काफ़ी करने पड़ेंगे, क्योंकि जीओसी हो गया और इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गया और कन्वर्जन्स हो गए, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो मतलब कन्वर्जन्स तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जितने कन्वर्जन्स आप करोगे उतने आपको रिएक्शंस अच्छे से याद रहेंगे, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा और ऑर्गेनिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिएगा। फिर दूसरी बात, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। उसको आप सीधा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको वो टफ पढ़ रहा है तो आप उसके नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए तो वही है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहिए, सारे रिएक्शंस, सारे यूजेस, मैंने तो यूजेस भी सभी याद किए थे, क्योंकि मुझे याद है 2019 में वो लोगों ने सिलिकॉन्स के यूजेस पूछ लिए थे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग यूजेस भी पूछ रहे हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। फिर दूसरा हम आते हैं अब फिजिक्स पे। तो फिजिक्स सबके लिए तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए खुद नहीं था, पर बहुत सारों के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट फीयर्ड सब्जेक्ट है। सबको बहुत डर लगता है फिजिक्स में कैसे लाएंगे, फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, क्या करें, तो वो सब। तो उसके लिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स के लिए सीधा एनसीईआरटी पे जंप ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई है पर इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। तो जो कोचिंग में जाते हैं वो आप अपने कोचिंग के क्लास नोट्स या मॉड्यूल से इजीली समझ सकते हैं, और अगर जो कोचिंग में नहीं जाते हैं वो कोई अच्छी रेफरेंस बुक लेके, जो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, उसमें से आप चीज़ें समझिए और नीट के पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को ओरिएंट करिए। तो वो आप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। वो सब फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद कीजिए और उसी के क्वेश्चंस करते रहिए, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो थियरी का पार्ट है उसको ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं और उसको मुझे ऐसे सॉल्व करना है, तो वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिजिक्स के लिए आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए। अब मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स बायोलॉजी के लिए तो थियरी के लिए आपकी एनसीईआरटी और कोचिंग के बहुत अच्छी है, और अगर जो कोचिंग नहीं जाते उनको मैं थियरी के लिए बोलूँगा कि आप एमटीजी की बुक्स ले लीजिए। एमटीजी की बुक्स में थियरी अच्छे से दी हुई होती है। और फिर क्वेश्चंस के लिए बात करें तो मैंने डॉक्टर अली और फिंगर टिप्स की थी, आप दोनों में से एक भी कर सकते हैं और दोनों चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एन अवस्थी की थी, इनऑर्गेनिक के लिए मैंने वीके जायसवाल की थी, और ऑर्गेनिक के लिए मैंने एमएस चौहान और हिमांशु पांडे दोनों की थी। तो आप ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, और अरियन की पूरी केमिस्ट्री की बुक आती है वो भी आप कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए तो बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी में से हम अलग अलग सॉल्व भी करते हैं, पर मैं मोस्टली अब यही सजेस्ट करूंगा कि आप डीसी पांडे और या बीएम शर्मा में से कोई भी कीजिए, जिससे आप नीट के लिए ओरिएंट होके अच्छे से वो कर पाए। ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करूँगा। तो आप सबको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है। मतलब आप कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो वो तो ठीक है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको हमेशा लगाना ही है। और मैं सजेस्ट करूँगा आप 2010 से आगे के सारे पेपर लगाइए, मतलब 2010 से 2020 तक के सारे पेपर्स लगाइए। उससे पहले के इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि तब NCERTs भी अलग थी और सब मटेरियल वो सब अलग था, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पर आप 2010 के बाद के सारे पेपर आप लगा लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे आपको पता चलेगा कि हर एक चैप्टर में कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप जब भी कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो उसके साथ ही आप उसी चैप्टर के सिलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। और जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तब आप एक एक पेपर को इंडिविजुअली 3-3 घंटे देकर पूरा सॉल्व कीजिएगा OMR के साथ। ठीक है, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपने जो भी रिटेन किया है, जो भी आपको पता है, वो सब कितना एक्सटेंड तक आपको सब याद है और कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल है और आपके पास टाइम है तो आप JEE के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो JEE के पेपर होते हैं उसमें से आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं उसके पहले के ज़्यादा क्वेश्चंस करने को नहीं कह रहा हूँ। अब बस 2019 और 2020 के JEE के पेपर्स लगा लीजिए, वही काफ़ी सारे पेपर हो जाएंगे। तो अगर आप वो कर लेते हो तो आपको NTA और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है उसका भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप JEE के भी पेपर्स लगा लीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर JEE के पेपर लगाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप उसको अपने सर से पूछ लीजिए और अगर वो ज़्यादा ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस 2019 और 20 के JEE के पेपर्स लगा लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा कि नीट 2019 में वो सिलिकॉन्स के यूज पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो कुछ लोगों को तो पता था, पर कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी नया था। तो अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे तो उसी ईयर में, मतलब 2019 में ही JEE जनवरी में उन लोगों ने सिलिकॉन्स की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि वो लोग वहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे उसका हमें यहाँ पे भी फायदा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं NTA अभ्यास की बात करूँ तो वो पता नहीं उन्होंने किस वक्त निकाली, कैसे निकाली। जब निकाली तो उसका कुछ ज़्यादा ही हाइप था, सब लोग बोल रहे थे NTA ने निकाली है, उसमें से क्वेश्चंस नीट में भी आ सकते हैं, इतने सारे पेपर होंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट हो ही सकता है। तो उसी जोश में हम सभी फ्रेंड्स ने हर रोज पेपर देना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सीरियसली देते थे कि हर एक पेपर दिया उसको चेक करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन और वो सब एक्सप्लेनेशन क्या दिया वो सब भी देखते थे। पर जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ते गए मुझे उसका रिलेवेंस पता नहीं कहीं ना कहीं कम लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्वेश्चन थे वो, और हम कोचिंग में जैसे क्वेश्चन देखते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उससे वो मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने भी 30 के करीब पेपर दिया और उसके बाद मैंने भी NTA अभ्यास छोड़ दिया था। तो वो मेरे हिसाब से अभी जो प्रेजेंट नीट का पैटर्न है उसके हिसाब से NTA अभ्यास के पेपर मुझे तो इतने रिलेवेंट नहीं लगे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा फ्रेंड्स की और उनका क्या रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स वाइजली चूज कीजिए, क्योंकि ये 2 साल आपको वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, फ्रेंड्स वो होने चाहिए कि जो खुद की पढ़ाई करे, आपको भी पढ़ाई में हेल्प करे, आप उनकी पढ़ाई में हेल्प करो और दोनों साथ में अपने आप स्कोर्स को इंक्रीज करो, ना कि आपस में कंपटीशन करके आपस में ही रोते रहो। वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको वैसे फ्रेंड्स चूज करने हैं कि जो आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट करे, एक दूसरे की जो लो पॉइंट होता है वहाँ एक दूसरे को मोटिवेट करे और दोनों साथ में फिर आगे पढ़ाई करते रहो। तो एज सच मैं अपनी 2 ईयर प्रिपरेशन में बात करूँ तो तब तो मेरा फ्रेंड्स के साथ इतना कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता था। जो क्लास में जाते थे, क्लास में ब्रेक में थोड़ी बात हो जाए वही, बस उतना घर जाके तो उतना कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता था। पर ये जो लॉकडाउन और उसका पीरियड था तब मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स थे, हमारी काफ़ी बात होती थी, हम कॉल कर लेते थे और अपने जो डाउट्स है वो डिस्कस कर लेते थे और नॉर्मल बातें भी कर लेते थे। तो वो एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर्स है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मतलब आपके जो दोस्त है वो थोड़े टाइम के लिए कभी भी कॉल करके आपस में डाउट डिस्कस कर सकते हो। पर ये तभी जब आपको पता है कि वो सामने वाले का वो टॉपिक बहुत क्लियर है और मुझे अच्छे से सही तरह से पढ़ा पाएगा। ठीक है, पर अगर वैसा है कि सामने वाले का ये क्लियर नहीं और आप उसको डाउट पूछोगे तो वो बहुत गलत हो सकता है। उससे अच्छा तो आप अपने टीचर को ही डाउट पूछ लो। तो ये बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं एक चीज़ भूल गया, वो KVPI के इंटरव्यू के बारे में।
तो फरवरी में हमारा KVPY का इंटरव्यू था। तो मेरे और मेरे फ्रेंड्स को IIT गांधीनगर जाना था, तो हम लोग वहीं पे गए थे IIT गांधीनगर। हमें बुला तो दोपहर को ही लिया था, पर मेरा तो सबसे आखिर में नंबर आया था। 2 कमिटीज थी और बच्चों को डिवाइड करके पूछा गया था। तो जो लोग आगे KVPY देने वाले हैं उन सबको मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यू के लिए आप घबराइए मत, अपने हिसाब से कॉन्फिडेंट होके जाइए। ये सब बिल्कुल मत सोचना कि मुझे जो टॉपिक वीक लगता है अगर उसमें से पूछ लिया तो, और अगर मुझे कोई चीज नहीं आई तो, ये सब मत सोचिए। इंटरव्यू है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो आपके सारे मार्क्स नहीं काट देंगे। वो देखेंगे कि ये टॉपिक नहीं आ रहा तो दूसरे टॉपिक में वो बच्चा कितना एक्सपर्ट है। उनको ये नहीं चाहिए कि बच्चे को सब आना चाहिए, उनको मेन ये देखना होता है कि बच्चे ने कोई भी टॉपिक को कितने अच्छे से, कितने डेप्थ में कवर किया है। ठीक है, तो वो सोच के जाइए। आप अपना एक मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपके तीनों, उसमें कोई ना कोई ऐसा अपना टॉपिक सोच के जाइए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और वो उनके सामने रखिए कि सर आप मुझे इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछिए, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और फिर वो आपको उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो वो KVPY की बात हो गई। तो ओवरऑल अब मैंने मतलब मोस्टली सब चीजें कवर कर लिए। तब मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं इस बात पर स्ट्रेस देना चाहूंगा कि सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज और हर मतलब सब किसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं वो अलग अलग होती है। जैसे मैंने कुछ चीजें एकदम अलग की थी। मैं अपने LN की बात करूँ तो हमारा क्या था कि 11th और 12th को 3 पार्ट में डिवाइड करना मतलब किया था हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो स्टार्टिंग में जब टेस्ट होते थे सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3 ऐसे अलग अलग, तो तब मैंने एक बार अच्छे से 11th 12th पूरा रिवाइज कर लिया। और उसके बाद के जो टेस्ट होते थे कि अब सिलेबस 1 का टेस्ट है, सिलेबस 2 का टेस्ट, सिलेबस 1-2 का टेस्ट, ये जो होता था, तो तब मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि सिलेबस 1 का टेस्ट है तो चलो 3 दिन में वो पढ़ लेते। मैंने वो प्रीफर नहीं किया। मैं क्या करता था, सिलेबस 1 का टेस्ट होता था पर मैं पढ़ रहा होता था सिलेबस 5 या सिलेबस 6। ये ऐसा मैं इसलिए करता था कि क्योंकि अगर 3 दिन में आपका टेस्ट है और आप सब चीजें पढ़ लेते हो तो वो सब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। मतलब जो रटने वाली चीजें होती है वो सब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। तब पेपर में जाओगे, वहां पे लिख के आ जाओगे, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। पर अगर आपको एक हफ्ते बाद कोई पूछेगा तो वो आपको पता नहीं होगा। इसलिए मैं ये प्रीफर करता था कि सिलेबस 1 का टेस्ट है तो कोई और सिलेबस पढ़ लो और वो टेस्ट दे के आओ। वो टेस्ट में भले आपके मार्क्स कम आएंगे पर आपको पता चल जाएगी कि ये चीजें मुझे याद नहीं है, ये चीजें मुझे ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। तो वैसे जब आपके आगे टेस्ट होते रहेंगे तो तब तक वो सब चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, क्योंकि आपने वो एक बार गलत कर लिया है और गलत की हुई चीजें आराम से याद रह जाती है। तो इसका मुझे बाद में काफी फायदा हुआ। मतलब इनिशियली मेरे स्कोर थोड़े ड्रॉप हो गए थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स सबके 670 680 आते थे, तब मेरे 650 चले गए थे। पर एंड तक आते आते मेरे 690 700 पे चले गए थे और मेरे मतलब बाकी सब फ्रेंड्स के 670 तक ही थे। मतलब ये इफेक्ट मुझे बाद में देखने को मिला, क्योंकि जो भी चीजें रटने वाली थी वो ऐसे करके मुझे बाद में याद हो गई थी। तो ये आप अगर आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, अगर आपको सूटेबल लग रहा है तो ये आप आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी मैंने ये चीज की थी कि NCERT में बायो की NCERT होती है, तो उसमें आपको पता ही होगा इंट्रोडक्शन होता है, फिर बीच में भी कई जगह पे क्वेश्चन दिए होते हैं और वो सब होता है। जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होती, जो बिल्कुल ना मतलब एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल भी काम की नहीं होती। तो जैसे मोस्टली वो इंट्रोडक्शन में ही होती है, तो वो सब चीजें मैं काट ही देता था। फिर दूसरी बार मेरी वहां पे नजर ही ना पड़े, क्योंकि एक बार आप समझ लेते हो तो वो सिर्फ चीजें काम की नहीं होती। तो वो मैंने एक चीज की थी। दूसरा फिर मैंने क्या किया था कि आपको पता ही होगा बायोलॉजी की NCERT में हर एक यूनिट के आगे वो साइंटिस्ट का दिया हुआ है और यूनिट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो कई इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला था, फिर साइंटिस्ट के बारे में कुछ चीजें होती है। तो मैंने वही किया था कि सभी यूनिट के आगे जो पेज था वो पूरा ही फाड़ लिया था और उसको स्टेपलर बना के एक अलग ही मतलब पेज का सेट बना लिया था, जिससे मैं आप अंदर वापस रिवाइज कर पाऊँ, मतलब अलग से उसको रिवाइज कर पाओ और बाकी NCERT को अलग रखो। और वैसा भी मैंने ऑर्गेनिक में भी वही किया था कि सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और वो सब यूजेस और वो सब दिए हुए हैं, मतलब अल्कोहल ईथर में और सभी चैप्टर में दिए हुए, तो उन सब की फोटो खींच के उसकी प्रिंट निकलवा दी थी कि ताकि मैं उसको अलग से पढ़ सकूं और बाकी रिएक्शन और उसके तो मैंने नोट्स ही बना लिए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए कुछ टिप्स जो मैं अपने हिसाब से देना चाहूंगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आप अपने मार्क्स किसी और के मार्क्स के साथ कंपेयर मत कीजिए और अपने मार्क्स नीट 2020-19 के कट ऑफ और उससे भी कंपेयर मत कीजिए। आपको बस ये देखना है कि मैं कितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूँ।
ठीक है, एक कोई भी ऐसा थ्रेशोल्ड बना के नहीं चलना कि मुझे इतने लाने, इसके ऊपर ला दूंगा तो मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। पेपर कैसा भी जा सकता है, और अगर आप पहले से ही दिमाग में ये सब रख के जाएंगे तो आपका पेपर इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कंपेयर करके आप आखिर में मायूस ही होने वाले हो, तो उससे अच्छा रहने दो, ठीक है। फिर दूसरा होता है मोटिवेशन। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मोटिवेशन के लिए आप रोज वीडियो देखते रहिए, ऐसा सब करते रहिए, ये ठीक बात नहीं होती, क्योंकि एक बार देखोगे, कुछ दिन देखोगे, उसके बाद तुम्हारा ही मन नहीं करेगा ऐसा कोई वीडियो देखने का, और ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो मेन मोटिवेशन यही होता है कि आप अपने आप ये सोचो कि आपने ये लाइन क्यों सिलेक्ट की है, जो भी मेडिकल की लाइन है, आपने बायोलॉजी क्यों लिया है, आपको एमबीबीएस क्यों करना है, वो सोचो। आपके पास एक रीजन जरूर होगा, तो उस रीजन के लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो वो आप ध्यान रखो कि जो भी रीजन है, भले आप अपने पेरेंट्स को कुछ दिखना चाहते हो, आपको वो अपने आप को व्हाइट कोट में देखना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो वो सब आपका मेन मोटिवेशन होना चाहिए। कभी कभार आप वीडियो देख लो, वो ठीक है, मेन मोटिवेशन तो आपका वही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कभी भी आपका मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, बहुत हो रहा है, तो आप ब्रेक ले लो, वो ठीक है, पर ब्रेक काफी लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात हमेशा चलनी चाहिए कि जब जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब तब कोई और पढ़ रहा है, और जब नीट का एग्जाम होगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा या आपकी एमबीबीएस की सीट ले जाएगा। ये बात अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आप कभी भी खाली फोकट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना ना कि जब जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब तक कोई और पढ़ रहा है, और जब नीट का एग्जाम होगा तो वो आपकी एमबीबीएस की सीट ले जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर मैं ये दूसरी बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मैं जहाँ पढ़ता था तो वहाँ पे भी मैंने कुछ कोर्स और वो सब लगाए हुए थे। जैसे एक था कि टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, तो ये आपको टाइम वेस्ट करने से रोकेगा। दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि जब जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब तक कोई और पढ़ रहा है, और नीट का एग्जाम होगा तो वो आपकी एमबीबीएस की सीट ले जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस, ठीक है। तो आप ऐसे अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ भी आप पढ़ते हो अपनी बुक्स के ऊपर भी ये सब लिख सकते हो, जिससे आप कॉन्स्टेंटली अपने गोल की तरफ फोकस करो। अब मैं बात करूंगा नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। तो नीट 2021 एस्पिरेंट्स वालों को तो मेन अभी सजेशन यही रहेगा कि आपके लिए बस अभी 5 ही महीने बाकी है। अब ये सब मत सोचना कि आपका पोस्टपोन होगा, अभी तो बोर्ड ही पीछे चला गया तो नीट तो पक्का पीछे जाएगा, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको बस यही सोचना है कि मई के पहले वीक में आपकी एग्जाम होने ही वाली है, भले कुछ भी न्यूज में आए, कुछ भी हो, आपको मेन यही सोचना है कि मई के पहले वीक में हो ही जानी है, और आपके 5 ही महीने बाकी है। तो मेन सजेशन, जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म कीजिए, और फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और फिर मतलब सिलेबस वाइज अपना टेस्ट देते रहिए, मेजर्स देते रहिए, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर नीट 2022 वाले को मैं वही बोलूंगा कि अभी आप कंपेरेटिवली अच्छी स्टेज में हो, आप अभी अपने कॉन्सेप्ट्स और उन सबको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो धीरे धीरे अपने स्टडी अवर्स बढ़ाते रहिए, और अच्छी मतलब आपकी जो भी बुक्स है वो अच्छे से पढ़ते रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक टॉपिक पे बोलना चाहूंगा कि जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं कि जो पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं, और कुछ होते हैं जो कम मेहनत में भी मार्क्स ला लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्क ये बात का है कि जो पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। आपको जाना एक तरफ है और हर जगह की मेहनत करोगे तो आप वहां नहीं जा पाओगे, ठीक है। और जो कम समय में भी ज्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं उनका मेन यही होता है कि उनका फोकस उस टाइम में बहुत ज्यादा होता है, वो क्वालिटी टाइम देके पढ़ते हैं, वो चीजें समझ कर पढ़ते हैं। तो आपको भी वही करना है, क्वालिटी टाइम, मतलब जितना भी टाइम दे रहे हो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और धीरे धीरे ये भी साथ में ट्राई करना ही है कि आप अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ा पाओ, ठीक है। तो वो एक बात हो गई। हाँ, और तीसरी बात ये होगी कि आपके जो 3 आवर्स होते हैं एग्जाम के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके गए हो तो भी आप 3 घंटे में सब बिगाड़ सकते हो, और आपकी प्रिपरेशन कंपेरेटिवली इतनी अच्छी नहीं है तो भी आप 3 घंटे अगर अच्छे से आपने निकाल दिए तो आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो। ये नीट 2020 में कुछ ज्यादा ही देखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप 3 आवर्स में जा रहे हो अपने आप से कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना कि मैंने सब किया हुआ है, मेरा अच्छा ही आएगा, या ये मैंने छोड़ दिया, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। ये सब बिल्कुल ही सोच के मत जाना। बस यही सोचना कि मैंने जितनी भी अपनी तैयारी की है वो अपने हिसाब से बेस्ट की है, और वो जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से मैं अभी पेपर में बेस्ट दे के आऊंगा, बराबर। अगर आप
मोस्टली लोग बायो से ही स्टार्ट करते हैं, तो बायो से अगर आप स्टार्ट करें तो ऐसा भी हो सकता है कि बायो आपको एकदम इजी लगे और आप निकल जाओ, पर आगे जाके जब केमिस्ट्री देखो कि केमिस्ट्री बहुत टफ है तो तुम मतलब मोरली वहां पे ही तुम डाउन हो जाओगे कि अब क्या केमिस्ट्री नहीं हो रहा है तो फिजिक्स तो क्या होगा। तो ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ, कहीं भी रुको, उस क्वेश्चन को मार्क करो और आगे चले जाओ, ठीक है। और अपना टेम्परामेंट वहाँ पे एकदम शांत रखना और शांति से पूरा पेपर खत्म करना, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक टारगेट मेडिकल टीम हु प्रोवाइडेड मी द प्लेटफॉर्म टू शेयर माय प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजीज एंड जर्नी विथ ऑल ऑफ यू। To connect with me, you can follow my Instagram account. Link will be given in the description and send a DM to me. Thank you.